हेलो। हेलो। ओके। चलो भाई और आगे चलते हैं और कर्व सरफेसेस के बाद नाउ लेट मी शो यू की सॉरी कट विल गो अगेन। ओके। चलो भाई और आगे चलते हैं और प्लेन सरफेसेस के बाद नाउ लेट मी शो यू की कर्व सरफेसेस के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हैं। देखो सिंपल होता है। सी जनरली एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि कर्व सरफेसेस आ गई हैं तो यार इसमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, फोर्स निकालने की बात कर रहा हूँ, टॉर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। फोर्स निकालने के लिए आपको ज़्यादातर सिचुएशंस में इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये पर्टिकुलर रूल आइडिया सिंपली यूज करोगे। देखो जैसे मान लो इफ़ यू हैव अ लुक एट द स्क्रीन यू विल सी कि एक सिलेंडर है। ठीक है, पैरामीटर्स दे देता हूँ। सिलेंडर का रेडियस आर है, हाइट एच है, इसके अंदर पूरा टॉप तक मैंने लिक्विड भर दिया है जिसकी डेंसिटी है रो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह नेग्लेक्ट कर देते हैं और क्वेश्चन ये है कि जो सिलेंडर का एक हाफ है, लेफ्ट हाफ ले लो या राइट हाफ ले लो, कोई भी एक हाफ के ऊपर टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा ये अपने को निकालना है ओनली ऑन द कर्व सरफेस। ठीक है, ध्यान से देखो कि सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस मतलब कि ये पूरी जो सरफेस होगी आपकी ये वाली कर्व सरफेस के साथ साथ अगर आप देखो तो सिलेंडर के अंदर एक ऊपर वाला सर्कल होता है, एक नीचे वाला भी सर्कल होता है। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिलेंडर की कर्व सरफेस के आधे पार्ट के ऊपर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये क्वेश्चन है। और अब इसको हम आराम से निकालेंगे विदाउट एनी इंटीग्रेशन। सी वैसे अगर आप देखो तो प्रॉब्लम ये है कि कर्व सरफेस में भी अलग अलग लेवल पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग लेवल पे प्रेशर अलग अलग है, तो वो वेरिएशन भी हो रहा है। दूसरी दिक्कत ये है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हर जगह अगर आप देखो तो ऐसे रेडियल फोर्स लगाता है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर लगाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर आप देखो तो फोर्स का डायरेक्शन भी सब अलग अलग होगा। तो डायरेक्शन भी अगर ऐसा है कि मान लो अगर कोई इस तरह की सरफेस है, अब हर जगह फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसका हमें वेक्टर सम लेने के लिए भी वैसे तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, लेकिन लकीली इंटीग्रेशन यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप इसमें एक छोटा सा आइडिया लगाओ। देखो आप एक काम करो कि जो आधा सिलेंडर था, लेट मी शो यू, ये आधा सिलेंडर था। इफ़ यू लुक एट माई हैंड, ये आधा सिलेंडर एक तरीके से आधे सिलेंडर के सामने एक प्लेन सरफेस ऐसे ले लो जो मैंने फिगर में दिखाई है। ठीक है, लेट मी शो यू इन द फिगर ऑल्सो। आधे सिलेंडर को ट्रैप करती हुई ये जो प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस ले लो, ये प्लेन सरफेस ले लोगे और ये कर्व सरफेस ले लोगे, तो मिला के पूरा आधा सिलेंडर के अंदर जितना पानी था वो पानी पूरा इनक्लोज हो जाएगा एक तरीके से। और जो पानी इनक्लोज हुआ है मैं इस पानी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि मैं किस पानी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ। आधा सिलेंडर मैंने ले लिया ऐसे, और आधे सिलेंडर के अंदर जितना पानी फंस जाएगा इस पानी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ। ये मेरा प्लान है। और अब आप देखो कि इस पानी के ऊपर वर्टिकल फोर्सेस भी कुछ लगेंगे, बट इस प्रॉब्लम में वर्टिकल फोर्सेस तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जो कर्व्ड सरफेस है आधे सिलेंडर की उसके ऊपर जो भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, तो हमें वर्टिकल फोर्सेस से कुछ भी करना नहीं है, हमें तो उसको भूल जाते हैं। और यू विल सी कि जो इसके अंदर का पानी है उसका mg अगर आप भूल जाओ तो ये पानी, ये फ्लैट सरफेस जो है इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, और जो कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। क्योंकि अगर आप बीच वाले पानी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो पानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पानी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। तो आप देख लो कि इस पानी के ऊपर कर्व्ड सरफेस कुछ फोर्स लगाएगी F1, प्लेन सरफेस कुछ फोर्स लगाएगी F2, इसके सिवा कोई तीसरा फोर्स तो होगा नहीं। और अगर ऐसा है कि कर्व्ड सरफेस प्लेन सरफेस इनका टोटल फोर्स जीरो है तो यू कैन इजीली सी कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट ही होंगे, वही मैंने यहाँ पे बना दिया है। और जैसे ही आप ये फैक्ट रियलाइज करते हो यू विल सी की प्रॉब्लम फटाफट तुरंत सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज कुछ बचा ही नहीं है प्रॉब्लम में। आप ये देख लो कि अब अगर आपको ये चाहिए कि पानी कर्व्ड सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा था, तो बड़े आराम से आप बोल सकते हो कि जितना प्लेन सरफेस पे लगा रहा था उतना ही कर्व्ड सरफेस पे भी लगा रहा था। और ये प्लेन सरफेस जो रेक्टेंगुलर शेप की है इसके ऊपर फोर्स निकालना तो हमें डेफिनेटली आता है, तो बस उसी को यूज़ कर लो। यू नो दैट कि इसका जो फोर्स होगा प्लेन सरफेस पे ये हो जाता है प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब आप देख लो कि सेंटर ऑफ मास पे प्रेशर हो जाएगा रो जी एच बाई टू, वेर एच इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। और एरिया अगर आप देखो तो ये भी देख लो, ये डिस्टेंस 2r है जो ग्रीन वाला दिखा रहा हूँ अभी मैं, और ये वर्टिकल हाइट h है, तो देयरफॉर
एरिया हो जाएगा 2r इंटू एच। तो देयरफॉर इफ यू कंबाइन एवरीथिंग, रो जी एच स्क्वायर आर, ये आपके पास फोर्स आ जाएगा। प्लेन सरफेस जो है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर नेट फोर्स इस तरीके से आ जाएगा ये है। तो प्लेन सरफेस के ऊपर हमने फोर्स निकालना यहाँ पे इस प्रॉब्लम में देखा, और उसी की ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। तो देयरफॉर जो रूल बन के आता है वो ये कि अगर आपको कर्व्ड सरफेसेस के ऊपर फोर्स निकालना है तो जनरली कुछ इस तरीके से सिस्टम को बनाओ कि किसी कर्व्ड सरफेस के आसपास कोई प्लेन सरफेस ले लो। कई बार एक से काम हो जाता है, कभी कभी दो तीन चाहिए रहती है, लेकिन कर्व सरफेस के साथ साथ कुछ एक दो तीन चार जितनी भी प्लेन सरफेसेस लगती हैं, इन प्लेन सरफेसेस को मिला मिला के इस तरीके से करो कि एक क्लोज्ड वॉल्यूम टाइप का बन जाए। अब उस क्लोज्ड वॉल्यूम के अंदर जो पानी होगा, उस पानी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि फोर्स अप्लाइड बाय ऑल द प्लेन सरफेसेस प्लस फोर्स अप्लाइड बाय कर्व सरफेस इज इक्वल टू जीरो। और प्लेन सरफेस एक हो चाहे अनेक, हमें प्लेन सरफेसेस का फोर्स निकालना अच्छे से आता है, तो उसी को घुमा फिरा के आपको कर्व सरफेस का भी फोर्स मिल जाएगा। ये जनरल टेक्निक होती है जिससे किसी भी कर्व सरफेस के ऊपर का हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आप आराम से निकाल सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस इसकी थोड़ी और करनी पड़ेगी, तो लेट मी शो यू सम मोर एग्जांपल्स, उससे ये आइडिया बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा अच्छा आइडिया है, बिकॉज मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेट कर करके निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उससे अल्टीमेटली कोई बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है। जैसे अभी आप देखो, ये सिचुएशन देखो। अब की बार मेरे पास सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है। सिलेंडर को साइड से देखोगे तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। तो ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है। सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट है h और रेडियस है मान लो r। और इस सिलेंड्रिकल टैंक का जो बॉटम है, अब की बार वो बॉटम फ्लैट नहीं है। मान लो सपोज किसी रीजन से बॉटम ऐसे आपका हेमिस्फीयर जैसा हो गया, तो इसके नीचे जो बॉटम है ये मान लो ऐसा हेमिस्फेरिकल बॉटम है इसका। यो हेमिस्फेरिकल बॉटम का भी रेडियस ऑब्वियसली r होगा। यहाँ पे हमने भर दिया है लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी है रो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर देंगे, और नहीं नेग्लेक्ट करोगे तो उसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो लेट्स नॉट बॉदर अबाउट दैट, और टू द पॉइंट रहते हैं। ये सिचुएशन है। अब मेरा क्वेश्चन ये कि जो नीचे हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये वाला हेमिस्फेरिकल सरफेस है बॉटम, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के ऊपर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, टोटल कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस हेमिस्फेरिकल पार्ट के ऊपर। अब ध्यान से देखो कि मैंने आपको ऐसा नहीं किया कि प्लेन सरफेस दे दी है। प्लेन सरफेस दी होती तो यहाँ पे हर जगह प्रेशर सेम रहता, वो आप आराम से निकाल लेते प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन अगर हेमिस्फेरिकल सरफेस है तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हर जगह प्रेशर अलग अलग है। फोर्स अगर आप देखोगे यहाँ पे जरा सा एरिया लोगे तो इसके ऊपर फोर्स अलग डायरेक्शन में होगा। ये सारे के सारे जरा जरा से एरियाज के ऊपर फोर्स के डायरेक्शंस भी अगर आप देखोगे तो ये सब आपके अलग अलग आएंगे। अब ये बड़ी भारी समस्या है कि अब ये सब के सब डायरेक्शंस अगर अलग अलग हैं तो इनका वेक्टर सम निकालना डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो बड़ा भारी काम हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली तो हम देखेंगे नहीं, हमें पता है कि क्या करेंगे। हमें पता है कि हेमिस्फेरिकल सरफेस अगर रहती है तो हेमिस्फेरिकल सरफेस को अगर आप बंद करोगे तो एक सर्कुलर कैप से बंद कर सकते हो। जैसे घर में कढ़ाई के अंदर अगर सब्जी बनती है तो उसको प्लेट से ढक दिया जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो देयरफॉर ये जो सर्कुलर कैप होती है, ये लो, ये प्लेन सरफेस है और ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है। इनके बीच में जो पानी आ गया, जिसको मैं ऐसे लाइट ग्रीन कलर से शेड करके दिखा रहा हूँ, इस पानी का आप बना लो फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लो। और अब आप देखो कि इस पानी के ऊपर, ये जो पानी है इतने रीजन में, इस पानी के ऊपर जो प्लेन सरफेस है वो कुछ फोर्स लगाएगी, और जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है वो बहुत सारे छोटे छोटे फोर्स लगाएगी वैसे तो, लेकिन इन सब का वेक्टर सम करके देखोगे तो एक वर्टिकल सा फोर्स आएगा जो मैंने इधर बना दिया है। और इसके सिवा अब यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी का भी रोल आएगा। इसके सिवा इसके ऊपर पूरा का पूरा ये mg वाला फोर्स भी लगेगा। ठीक है, तो अभी ये फोर्सेस को मैं बोल देता हूँ F1, ये F2, और F2 हमें फाइनली निकालना है, और mg। ये तीन फोर्सेस हैं। ये तीन फोर्सेस मिला के 100% बैलेंस हो रहे हैं। तो बस F1, F2 और mg का इक्विलिब्रियम देख लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं जरा F1 की वैल्यू तो लिख दूं एटलीस्ट। यू नो वेरी वेल कि ये प्लेन सरफेस जो होती है, इस प्लेन सरफेस के ऊपर जो फोर्स होता है ये हो जाता है सिंपली प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एंड यू नो वेरी वेल कि प्रेशर हो जाएगा रो जी एच और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो F1 तो हो जाता है ये, और F1 का मतलब एक तरीके से ये है कि
लिक्विड, मतलब ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन के ऊपर वाला लिक्विड अपने नीचे वाले लिक्विड के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो हमने लिख लिया ऐसे। एंड यू कैन सी कि अब डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स कर दो तो आप देख लो खुद ही कि F2 विल बी इक्वल टू सिंपली F1 प्लस mg। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल। F1 की वैल्यू आपको पता ही है, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। अब mg, m आप देख लो, m का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर कंटेंट इन द हेमिस्फेरिकल पोर्शन। तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आप देख लो और आगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। पाई आर स्क्वायर में छोटी मोटी चीज़ें आपकी कॉमन आ जाएंगी, बट यू कैन इजीली सी कि बड़े आराम से बिना किसी इंटीग्रेशन के, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के बड़े मजे से आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो कि ये कर्व सरफेस कितना फोर्स लगाएगी हमारे पानी के ऊपर, या वाइस वर्सा। इनफैक्ट ये पूछा था कि पानी कर्व सरफेस के ऊपर कितना नेट फोर्स लगाएगा, ये चीज़ आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। बट ध्यान रखना कि ये सारी ट्रिक्स वगैरह फोर्स निकालने तक ही चलती हैं, और ज़्यादातर केस में वो आपको फोर्स निकालने को ही बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि अगर कहीं टॉर्क या कुछ और चीज़ निकालने को बोलते हैं तब आपको वापस आना पड़ेगा और वापस बेसिक्स पे आके आपको चीज़ें इंटीग्रेट करके निकालनी पड़ेंगी, ये बात है। ओके, और आगे चलते हैं। अभी आप देखो, जो मैंने दो एग्जांपल्स लिए थे उसमें से जो फर्स्ट एग्जांपल था जो मैंने वापस सभी आपको दिखाया है, इसमें आप देखो कि इसमें जो आप प्लेन सरफेस बनाते थे वो एक तरह से हॉरिजॉन्टल, सॉरी वो वर्टिकल बन जाती थी। जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिया था इसमें जो प्लेन सरफेस होती थी वो हॉरिजॉन्टल हो जाती थी। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लेन सरफेस है वो थोड़ी टेढ़ी लेनी पड़े किसी केस में। एक वैसा भी एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं आपको। सी, मान लो अब की बार सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक पूरा का पूरा स्फीयर है, और स्फीयर का रेडियस r है, और इसके अंदर मैंने पानी भर रखा है, पानी की डेंसिटी रो है, और पूरा पानी भरा हुआ है कंप्लीटली, स्फीयर इज क्लोज्ड। और क्वेश्चन ये है कि अब अगर मान लो सपोज मैं हेमिस्फीयर वगैरह नहीं लेता हूँ, मैं स्फीयर का कुछ भी सेक्शन ले लेता हूँ। यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो एक मेरे पास फुटबॉल है, तो फुटबॉल को अगर एक प्लेन से काटूंगा, इमेजिनरी प्लेन से काटूंगा अगर, तो यू कैन सी कि एक सर्कुलर कैप टाइप का एरिया फंस जाएगा। तो उस टाइप का एरिया मैं ले लेता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, वैल्यूज में दे दूंगा, ये चाहिए तो इसकी कुछ रेडियस वेडियस वगैरह वो सब अपन मान लेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जो ये वाला पार्ट होगा, यू कैन इजीली सी कि मैंने जानबूझ के इसको ऐसा नहीं लिया है कि मैंने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लिया हो या इसको वर्टिकल ले लिया हो, कोई स्पेशल केस नहीं लिया है। कोई भी जनरल एंगल के ऊपर अगर मैं इस तरह का सेक्शन ले लेता हूँ यूँ, तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कर्व सरफेस होगी स्फीयर की कर्व सरफेस के इतने पार्ट के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, लेट अस से कि अपने को ये निकालना है। तो यहाँ पे भी हमारी टेक्निक वही रहेगी कि जिस कर्व सरफेस के ऊपर आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होता है, उस कर्व सरफेस को प्लेन सरफेस 1 2 3 जितनी लगती है उनसे मिला मिला के क्लोज कर दो। अब यहाँ पे आप देख लो कि स्फीयर के केस में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक सर्कुलर सरफेस ले लोगे प्लेन, तो इसको और इसको मिला के आपको एक क्लोज्ड वॉल्यूम मिल जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर जो पानी फंस गया है उस पानी का आप बना लो फ्री बॉडी डायग्राम, वेरी सिंपल। थोड़ी सी वैल्यूज भी यहाँ पे चलो मैं ले ही लेता हूँ, अदरवाइज न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो नहीं पाएंगे। तो मान लो सपोज वैल्यूज मैं आपको दे देता हूँ इस तरीके से कि जो ये हमारा स्फीयर था ओरिजिनल, इसका रेडियस था मान लो कैपिटल आर। जो ये हमने पीस लिया है, इसका जो ये वाला रेडियस होता है, ये जिसको मैं भी रेड कलर से मोटा करके दिखा रहा हूँ, ये होता है मान लो स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर ये अपने को दिया है, और एक चीज़ और देनी पड़ेगी और वो है एंगल। तो ये भी मान लो सपोज कि हॉरिजॉन्टल से जो ये वाला एंगल है, ये जो डॉटेड लाइन बनाई है मैंने, इस डॉटेड लाइन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है ये एंगल है मान लो थीटा। तो ध्यान से देखो, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और थीटा आपको गिवन है, डेंसिटी पानी की आपको गिवन है, और पानी का इसके अंदर जितना मास फंसेगा वो मास आइडियली तो हमें इंटीग्रेशन से निकालना चाहिए, लेकिन मान लो ये मास भी आपको गिवन है, मास भी मैं दे देता हूँ कि ये पानी का मास है इतना m। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने दे दी है, और मेनली आइडिया ये है कि हमें कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें गिवन है और हमें अब निकालना है कि जो
कर्व सरफेस है, स्फीयर का जो इतना पार्ट है, इतने पार्ट के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, लेट अस से कि हमें ये निकालना है। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें पता ही है कि हमें किस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो आप देख लो थोड़ा सा टेढ़ा है ये, तो इसको टेढ़ा ही बनाना होगा आपको। हमें इतने पानी का बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। अब इतने पानी के ऊपर जो रेस्ट ऑफ द पानी है वो यहां से एक फोर्स लगाएगा, टेढ़ा फोर्स लगाएगा F1। जो कर्व्ड सरफेस है वो आप देखो, कर्व्ड सरफेस कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। अब कर्व्ड सरफेस में वेरी इंपॉर्टेंट, कर्व्ड सरफेस में आप देखो कि आप ये नहीं बोल सकते कि बाय सिमेट्री कर्व्ड सरफेस का फोर्स ऐसे लगेगा F1 के एंटी पैरेलल, ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मानता हूं कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट की लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे जाती है, एग्रीड। लेकिन आप ये भी तो देखो कि नीचे ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर कम प्रेशर हो जाएगा। तो देयरफॉर नीचे वाले पार्ट से जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा, ऊपर वाले फोर्स से जो पार्ट लगेगा वो ऊपर वाले पार्ट से जो फोर्स लगेगा वो कम होगा। तो देयरफॉर दैट सिमेट्री दैट यू माइट बी थिंकिंग अबाउट इज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब सिमेट्री नहीं है तो हम फोर्स का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अभी कोई भी बात नहीं करते हैं, हम बाकी फोर्सेस की बात करते हैं। बाकी अगर आप देखो तो बाकी एक mg तो लगता ही है इस तरीके से, और mg के साथ साथ अब जो कर्व्ड सरफेस का फोर्स है हम उसको मार्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस कर्व्ड सरफेस के फोर्स के मैग्नीट्यूड को बोल देते हैं मान लो एक सेकंड के लिए F2। और अब आप फर्दर देखो कि ये जो पानी था, जिस पानी का मैं FPD बना रहा था, इस पानी के ऊपर F1, F2 और mg, इन तीन को छोड़ के आप देख लो, इन तीन को छोड़ के कोई और फोर्स नहीं लगने वाला है एब्सोल्युटली। और ये पार्ट है स्टेशनरी। अगर स्टेशनरी है तो इसका मतलब है कि F1, F2 और mg का वेक्टर सम मिला के 0 होगा, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि F1 और mg मिल के जितना फोर्स लगाएंगे उनका वेक्टर सम ले लो। सी ये F1 हो गया आपका और ये mg हो गया, इनका वेक्टर सम जो भी आएगा उसके एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट कर्व्ड सरफेस फोर्स लगाएगी, ताकि इस पूरे की पूरी सिचुएशन को बैलेंस कर सके। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी नहीं है। तो देयरफॉर हम आगे बड़ी सिंपल सी ये बात करने वाले हैं कि F1 और mg का वेक्टर सम लेंगे और उसके इक्वल एंड ऑपोजिट आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, सिंपल। तो अब आप देख लो कि लकीली ये एंगल वैंगल सब अपने को दिए। तो ये F1 है अपने पास, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू सी कि यहाँ से जो ये वाला जो एंगल दिया है अपने को, यही एंगल आपका यहाँ पे थीटा भी हो जाएगा। तो देयरफॉर बस F1 की वैल्यू थोड़ी सी लिख लेंगे और उसके बाद F1 और F2 का जो वेक्टर सम होगा वो हो जाएगा F1 स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 2F1 mg cos थीटा अंडर रूट। ये आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। और बाकी जो डेटा वगैरह दिया रहता है उसके बेसिस पे अगर आप चाहो तो F1 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब F1 के लिए कैलकुलेशंस का आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, इसमें अभी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू द कंसेप्ट। बाकी कैलकुलेशंस उसमें करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि F1 निकालने का वही तरीका है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालो और उसको इस पूरे के पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया इज वेरी सिंपल, एरिया हो जाएगा सिंपली पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और ये जो पॉइंट है अगर मेन फिगर में देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर अगर आपको निकालना है तो प्रेशर आप वही निकाल लो यहाँ से। बस ये देख लो कि इस पॉइंट की जो टोटल डेप्थ होगी टॉप से वो आप निकाल लो, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट बिकॉज ये तो हो जाएगा कैपिटल आर। और उसके बाद आप देख लो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो एंगल है, ये सब अपने को पता ही है, तो इससे आपको डेप्थ निकालने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। और क्वेश्चंस में मतलब इसमें कैलकुलेशन मत करना बिकॉज उसमें तो मैंने ऐसे रैंडमली डेटा दे दिया है आपको, लेकिन जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इन सब में अगर मान लो सपोज कर्व्ड सरफेस को एनक्लोज करने वाली जो आप प्लेन सरफेस बनाते हो, वो प्लेन सरफेस अगर टेढ़ी भी है तो आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे जैसा हमने यहाँ पे देखा था। एंड समराइजिंग एवरीथिंग, जो कोर कंसेप्ट है वो तो बहुत सिंपल सा है कि अगर किसी भी कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपको हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो उस कर्व्ड सरफेस को इस तरीके से बंद करो कि एक प्लेन सरफेस, दो प्लेन सरफेस जितनी भी लगती है उतनी लगा के आप इसको ऐसे बंद करो कि अल्टीमेटली टोटल जो वॉल्यूम है बीच का वो पूरा क्लोज्ड हो जाए। और फिर उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि क्लोज्ड वॉल्यूम का बना लो FBD। प्लेन सरफेसेस जितने फोर्सेस लगाएंगी F1, F2, F3 एटसेट्रा, और जो कर्व सरफेस फोर्स लगाएगी F, इन सबका वेक्टर सम अल्टीमेटली 0 होगा। एंड यू कैन इजीली सी कि अगर
कर्व सर्फेसेस का सॉरी प्लेन सर्फेसेस का फोर्स निकालना अपने को आराम से आता है, तो उससे कर्व सरफेस का भी काम आराम से हो जाएगा। और बाकी ये सब तो खैर बात की चीज़ें हैं कि वो जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टल होगी तो प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, वर्टिकल होगी तो भी आसान हो जाएगी, अगर टेढ़ी होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम में इस तरह के कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंटीग्रेट करके खतरनाक तरीकों से आंसर निकालने से बहुत 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 बेटर है कि आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर लो। तो ये बात है, ये आइडिया है कि अगर आपके पास कर्व सर्फेसेस हैं तो उनके ऊपर फोर्स कैसे लगाएंगे, उसकी थ्योरी तो हमने यहां तक देख ली है।
चलो लेट्स मूव अहेड। चलो फोर्स कैलकुलेशन में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी शो यू सम केसेस ऑफ एडवांस प्लस लेवल। जैसे हैव अ लुक एट दिस सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन मैंने आपको दी है वही रोटेटिंग लिक्विड वाली। फिर रिमेंबर हमने कुछ देर पहले रोटेटिंग लिक्विड्स में प्रेशर वगैरह कैलकुलेट किया था। अब मान लो सपोज मेरे पास इस तरीके से एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर पूरी तरीके से वैसे तो क्लोज्ड है, हाइट h रेडियस r वगैरह दिया हुआ है। द सिलेंडर इज कंप्लीटली क्लोज्ड और इसको मैं कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं, नंबर वन। नंबर टू, दिस सिलेंडर इज कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, तो लेट मी मार्क ऑल दोज थिंग्स। ये भी ध्यान रखना कि ये सिलेंडर को मैंने टॉप से क्लोज किया है और ये सिलेंडर पूरा भरा हुआ था एंड देन आई एम रोटेटिंग इट विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब अगर मान लो सपोज सिलेंडर के अंदर कुछ खाली जगह होती है, तब तो हमें पता है कि सिलेंडर के अंदर का जो पानी होता है वो ऐसी सरफेस अटेन कर लेता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वी नो ऑल दीज थिंग्स। लेकिन यहाँ पे मैंने सिचुएशन ये दी है कि ये सिलेंडर पूरी तरह से भरा था और ऊपर से क्लोज करके फिर मैंने रोटेट करना शुरू किया। तो यू कैन इजीली सी कि अब यहाँ पे पानी अगर यहाँ तक पूरा भरा हुआ है तो ये मानता हूँ, बिल्कुल 100% मानता हूँ कि इसकी टेंडेंसी यहाँ से राइज होने की होगी 100% होगी। लेकिन वो ऊपर मैंने प्लेट लगा दी है, ढक्कन लगा दिया है, तो ये ढक्कन पानी को ऊपर तो राइज नहीं करने देगा और तो देयरफॉर यहाँ पे कोई सरफेस वगैरह नहीं बनेगी। बट फिर भी हम फोर्स कैलकुलेशन के कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ पे बना सकते हैं एंड दिस केस इज प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप सोच के देखो रियल लाइफ इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जिसके अंदर कुछ लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह भरा होता है, सिलेंड्रिकल शेप ही होता है जनरली इन चीज़ों का, और वो बड़ी तेज़ी से रोटेट कर रही होती हैं। और अब उसमें ये निकालना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जो फोर्सेस लगेंगे, ये प्लेन सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये कर्व सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये सारे के सारे फोर्सेस निकालना कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जरा अब ये देखते हैं कि ये फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे। जैसे लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहला अपना काम तो ये देखते हैं, नंबर वन, कि जो कंटेनर का बॉटम है, प्लेन सरफेस जो है, इस बॉटम के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हम निकाल के देखते हैं। तो लेट मी शो दिस हियर इन द फिगर। ये कंटेनर का जो है बॉटम, ग्रीन कलर से जो दिखा रहा हूं मैं, इस बॉटम सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये अपने को सबसे पहले निकालना है। अब देखते हैं ये फोर्स क्या है, कैसे निकालते हैं। और एक छोटी सी चीज़ मैंने और कर रखी है जो इनफैक्ट हर बुक में भी मिल जाएगी इस तरह के क्वेश्चंस में। ये क्या करते हैं कि जो कंटेनर है इसके टॉप पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा होल कर देते हैं सेंटर में, और ये छोटा सा होल करने का मतलब ये होता है कि जो टॉप पॉइंट है, सेंटर पॉइंट जो है, ये ग्रीन वाला, ये पॉइंट आपका एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है। सी किसी भी कंटेनर को अगर आप पूरी तरीके से बंद कर दोगे तो उसका एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। सो यू डोंट रियली नो कि उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या है, वो आपको पता नहीं रहता। लेकिन अगर मान लो सपोज मैंने टॉप पॉइंट के ऊपर जरा सा होल कर दिया है, तो इसका मतलब खाली ये होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला जो टॉप पॉइंट है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। और इसकी मदद से फिर आप बोल सकते हो कि h हाइट नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, रो जी एच। r डिस्टेंस बाहर के साइड में जाओगे तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा, जो हमने फॉर्मूला देखा था, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये पी नॉट की मदद से, इस रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम अंदर के किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकाल सकते हैं। अब आगे देखो, हमारा टारगेट ये है कि ये जो बॉटम है, इस बॉटम के ऊपर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब वैसे अगर आप देखो कि किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में अगर बॉटम पे फोर्स निकालने को दिया होता तो ये शायद दुनिया की सबसे आसान प्रॉब्लम होती, बिकॉज हम तो सीधे सीधे प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर कर देते। बट यहाँ समस्या ये है कि ये कंटेनर रोटेट कर रहा है, और रोटेटिंग कंटेनर में हमें पता है कि अगर आप सेम लेवल पे भी देखोगे तो प्रेशर आर के साथ साथ वेरी होता है। यू माइट रिमेंबर हमने फॉर्मूला देखा था कि सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर जाओगे तो जो चेंज इन प्रेशर होता था वो होता था हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो समस्या ये है कि आर अगर चेंज होगा तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो प्रेशर अलग 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 होगा। तो आप यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि सिंपली प्रेशर इनटू एरिया कर दोगे, उससे काम एब्सोल्युटली नहीं चलेगा। तो भाई फिर किस चीज़ से काम चलेगा वो देखते हैं। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि ये जो मैंने आपको फिगर दिया, इस फिगर में तो मैंने सिलेंडर का साइड व्यू बना रखा है। मैं एक जरा नीचे टॉप व्यू बना देता हूँ उसका। टॉप व्यू देख लो, बोल दो, बॉटम व्यू बोल दो, जो भी बोलना चाहो बोल दो। तो मान लो सपोज इस तरीके से जो सिलेंडर का बॉटम है उसका अगर मैं ऐसे टॉप व्यू बनाता हूँ यूँ, तो ये रेडियस जो पूरा का पूरा है ये तो कैपिटल आर है, और
हमें अब क्या करना है, हमें ये करना है बेसिकली कि यहाँ पे r डिस्टेंस के ऊपर dr थिकनेस का एक रिंग ले लेना है। ठीक है, r डिस्टेंस के ऊपर dr थिकनेस का एक रिंग ले लेना है, और इस रिंग के अंदर अगर आप देखो तो इस रिंग के अंदर जरा सा एरिया फंस जाएगा। यू नो दिस एरिया विल बी 2 पाई r dr, और वी विल सी से कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो ग्रीन एरिया है जरा सा, इस ग्रीन एरिया के ऊपर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो हम निकालेंगे df, और उसको आगे इंटीग्रेट करके हमें पूरे के पूरे बॉटम के ऊपर फोर्स मिल जाएगा। ये हमारा प्लान है। लेकिन सबसे पहले ये df कितना होगा वो देखते हैं। सी df विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई r dr। ठीक है, अभी प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मतलब है कि इस जगह पे, ये जो मैं लाइट ग्रीन कलर से अभी दिखा रहा हूं हाईलाइट करके, इस जगह के ऊपर कितना प्रेशर है वो P है। अब आप ये देख लो खुद ही कि सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर जो प्रेशर होगा ये तो 100% हमें निकालना आता है। स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। टॉप पॉइंट से शुरू करते हैं, यहां से ये प्रेशर है P0। अगर h डिस्टेंस नीचे आओगे तो ये प्रेशर हो जाएगा, मैं लिखता जाता हूं ये सारे के सारे प्रेशर्स। ये वाला जो प्रेशर है सेंटर के ऊपर, बॉटम के सेंटर के ऊपर जो प्रेशर होगा ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच। और फिर अगर आप यहां से यहां पे आओगे तो ये डिस्टेंस r है, तो ये जो एक्स्ट्रा फर्दर जो चेंज इन प्रेशर होगा वो इतना हो जाता है, ये वाला। तो देयरफॉर ये जो प्रेशर होगा जिसको हमें फाइनली पुट करना है, ये हो जाएगा सेंटर वाला प्रेशर प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आप देख लो जो ब्रैकेट में अभी अभी मैंने लिखा है, दिस विल बी टोटल प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर रीजन यहां पे। और इसके अंदर आप एरिया तो मल्टीप्लाई कर ही चुके हो 2 पाई r dr, तो ये मिल जाएगा कि ये जो रिंग हमारे पास जरा सा है, इस रिंग के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना है ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब टोटल फोर्स चाहिए तो बस अब इसको हम सिंपली इंटीग्रेट मारने वाले हैं, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन तो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा आता है, तो अब इंटीग्रेट आप कर लो। चलो मिलके ही कर लेते हैं, फाइनल आंसर तक निकाल के देखते हैं। देखो इंटीग्रेट कर लोगे तो पहले जो रो नॉट प्लस रो जी एच है, रो जी एच में भी रो जो है वो रो एक मिनट, अब यहाँ पे ये पी नॉट है। पी और रो में बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम्स में, मैंने देखा अच्छे अच्छे स्टूडेंट अगर हैंडराइटिंग मेरी जैसी है थोड़ी सी खराब है तो पी और रो में गड़बड़ करके आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि रो को थोड़ा टेढ़ा ही बनाया करो ऐसे, मैं भी अभी गड़बड़ करने वाला था यहाँ पे। और पी को आप ऐसे बनाया करो, कैपिटल पी को। ठीक है, ये इट्स लुक्स मोर लाइक एन इंग्लिश क्लास हियर, लेकिन रो को आप एक सिंगल स्ट्रोक से बनाओ, यहाँ से स्टार्ट करके ये रो बना दो। और पी के केस में अगर आप देखो, सॉरी रो के केस में तो ये हो गया, और पी के केस में एक लाइन अलग और एक लाइन अलग, तो थोड़ा क्लियरली दिखना चाहिए कि कौन सा पी है और कौन सा रो है। एंड ये चीज़ मैं बच्चों को बताता जरूर हूँ, बट फिर भी खुद ही कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता हूँ, तो लेट मी जस्ट करेक्ट इट हियर। छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट होती है। तो पी नॉट और रो जी एच, ठीक है, इसको तो अलग कर लो, ये तो एक तरीके से कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के अंदर अगर आपने आर डी आर मल्टीप्लाई किया है और इंटीग्रेट किया है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। और दूसरा आप देख लो कि ये वाला जो टर्म था इसके अंदर खुद आर स्क्वायर मौजूद है, तो इसको थोड़ा केयरफुली इंटीग्रेट करना होगा। इसमें अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आपका पाई रो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब डी आर, ये आ जाएगा आपका। अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया सेकंड वाले टर्म को। और अब आगे अगर आप सेकंड वाले टर्म को इंटीग्रेट कर लोगे, यू कैन इंटीग्रेट इट क्वाइट इजीली, देयर इज नथिंग मच लेफ्ट हियर। इसको जीरो से कैपिटल आर इंटीग्रेट कर लोगे तो आराम से आपको ये फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलो कर ही लेते हैं, फाइनल आंसर निकाल लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, बट स्टिल आई विल कीप ऑन रिपीटिंग टिल यू गेट बोर्ड कि ये कैलकुलेशंस आपको खुद करने हैं। बिकॉज कैलकुलेशंस अगर आप खुद से कर रहे हो तो इसका मतलब होता है कि आप एक्चुअली लेक्चर समझ रहे हो, आपके दिल में कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशंस अगर आप टीचर की कॉपी कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा या तो आधे मन से लेक्चर अटेंड कर रहे हो या चीज़ें थोड़ी सी ठीक से समझ में नहीं आ रही हैं। लेकिन कैलकुलेशंस अगर आप करते जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप लेक्चर में पार्टिसिपेट ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, यू विल बी ऑलवेज एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ बेटर वे। तो बट एक बार मुझे भी थोड़ा लालच है आंसर निकालने का, तो लेट मी डू द कैलकुलेशन। यू विल हैव फर्स्ट वाला टर्म तो हो जाएगा इस तरीके से, सेकेंड वाला जो टर्म है इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो पाई रो ओमेगा स्क्वायर
कैपिटल R रेज टू 4/4, ये आपका सेकेंड वाला टर्म हो जाएगा। तो देयरफॉर ये आप देख लो, इस तरीके से अगर आपको चाहिए तो पूरे के पूरे बॉटम के ऊपर जो फोर्स है, बॉटम के ऊपर फोर्स आ जाएगा इस तरीके से। और लास्ट में आप देख लो कि इसमें थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से देखो तो देखोगे तो यू विल सी कि इसमें कुछ mg टाइप का भी होगा। अगर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर दो तो आपको mg मिल जाता है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये वाला जो टर्म है पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी एच, ठीक है, इसमें पाई आर स्क्वायर इंटू एच करोगे अगर तो ये m हो जाता है, सॉरी ये वॉल्यूम हो जाता है, उसमें रो मल्टीप्लाई करोगे तो ये m हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला मिला के ये टर्म इसके mg को यानी कि वेट को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज आप देख लो कि जो बॉटम है, इस बॉटम को अल्टीमेटली वेट को तो हैंडल करना पड़ रहा है ना, तो ये वेट को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली पाई आर स्क्वायर इंटू पी नॉट, ये टर्म है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना ट्रांसफर कर रहा है पानी से। पानी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ा और पानी का लाइफ बहुत सिंपल है, पानी के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो उसको सिंपली दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। तो मान लो सपोज पानी के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा था उसने बॉटम के ऊपर उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो ये आपका वो वाला फोर्स का टर्म है। और ये जो लास्ट वाला थर्ड वाला टर्म था, ये थर्ड वाला टर्म आपका रोटेशन की वजह से है। एंड यू कैन सी कि जितना तेजी से पानी को घुमाओगे उतना ये थर्ड वाला टर्म होगा। ये पहले वाले जो दो टर्म्स हैं इसमें ओमेगा कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन रोटेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होता है वो आपका ये वाला प्रेशर होता है। और रियल लाइफ में व्हेन यू आर डीलिंग विद मशीन्स जहां पे चीजें बहुत तेजी से घूम रही होती हैं, बहुत सारे केसेस में ये वाले टर्म्स नेग्लिजिबल होते हैं, लोग इन्हें कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। ये असली टर्म होता है बिकॉज यू कैन सी कि ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ओमेगा बढ़ाओगे तो बहुत रैपिडली ये रोटेशन वाला टर्म बढ़ता है और उसकी वजह से एक तगड़ा प्रेशर या तगड़ा फोर्स क्रिएट होता है कंटेनर की बाउंड्रीज के ऊपर। तो एक बात तो ये, अब अगर मान लो सपोज आगे एज इंजीनियर्स, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर में भी अगर आपको ऐसा कंटेनर डिजाइन करना है जिसको ऐसा ना हो कि भाई रोटेट करने से जिसका बॉटम ही उखड़ जाए, तो आपको अब ये पता है क्लियरली कि भाई बॉटम पे इतना फोर्स होता है। और अगर ये फोर्स आपको पता है तो इस फोर्स को हैंडल करने के लिए, इस फोर्स को टॉलरेट कर सके, इस तरीके से आपको कंटेनर का बॉटम डिजाइन करना है। तो बॉटम नहीं उखड़े उसके कैलकुलेशन तो आपने कर लिए। और दूसरा अब आप ये देखो कि कई बार ऐसा होता है कि चीजें जो सिलेंड्रिकल चीजें रोटेट करती हैं, वो कभी कभी तो ऐसा होता है बिल्कुल कि उसका बॉटम फट के अलग हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे साइड वेज भी बर्स्ट हो जाती हैं। मतलब एक तरीके से अगर आप इसको दो सेमी सिलेंडर्स में डिवाइड कर लो ऐसे, तो ये हाफ जो होगा, ये हाफ लेफ्ट राइट हाफ और लेफ्ट हाफ भी फट के अलग हो जाएंगे। कई बार ये भी सिचुएशन आती है। तो इसको समझने के लिए या इसको सही करने के लिए अपने को ये भी थोड़ा सा निकालना होगा। दिस विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर प्रॉब्लम कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के राइट हाफ के ऊपर, जो राइट हाफ का मतलब है जो कर्व सरफेस है, जैसे थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन किया था कि राइट कर्व सरफेस के ऊपर कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये हम निकाल के देखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो लिख लो चाहे तो अपने नोट्स में, कैलकुलेट द नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द राइट हाफ ऑफ द कर्व्ड सिलेंडर, ये अपना क्वेश्चन है। और अब इसमें, अब ये इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी एट ऑल, एडवांस प्लस है तो इजी तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो थोड़े से एडवेंचरस मोड के बंदे हैं, खुद से कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं, वीडियो को यहीं पॉज कर दो और खुद से एक बार इसको अटेम्प्ट करके देख लो। मोस्टली नहीं बनता है, बट फिर भी कुछ एक एक्सेप्शनल बंदे होते हैं, कभी कभी 2-4 साल में मिलते हैं इस तरह के बंदे जो इस प्रॉब्लम को भी खुद से बना देते हैं। तो अगर मान लो खुद से बन जाता है तो ये बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब इट विल बी टोटली अमेजिंग। लेकिन नहीं बनेगा तो मैं बैठा हूं, मैं सोल्यूशन देने वाला हूं इसका, वो सोल्यूशन आप देख लेना। सोल्यूशन देख लोगे, कंसेप्ट समझ लोगे, तो फिर इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप आराम से खुद से कर सकोगे।
लेट्स मूव अहेड। ओके, वापस चालू करते हैं। चलो, नाउ लेट अस कैलकुलेट द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन राइट हाफ ऑफ द कर्व्ड सरफेस। सी, फिगर विगर मैंने थोड़ी सी बना दी है। यू कैन इजीली सी कि मैंने ये ग्रीन कलर से, आप देख लो, ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखा दिया है कि ये राइट हाफ कैसे होगा। और इस राइट हाफ के ऊपर अपने को निकालना है फोर्स, और इसमें हम अपनी वही पुरानी टेक्निक लगाने वाले हैं कि हम ये देख लेंगे कि अल्टीमेटली बाय सिमेट्री एंड एवरीथिंग यू कैन सी कि जो राइट हाफ है, इस राइट हाफ के ऊपर जो भी फोर्स होगा वो होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, और वो ऐसे आपका लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग लगेगा। और ये फोर्स निकालने के लिए नंबर वन, हमें वाई डायरेक्शन के कोई फोर्सेस कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, आप ये देख लो कि अगर ये प्लेन सरफेस बना देते हो, जैसा हमने पहले भी रेक्टेंगल बनाया था, तो इस रेक्टेंगल के ऊपर पानी जितना फोर्स लगाएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही कर्व सरफेस के ऊपर फोर्स लगाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो इट विल बी मच इजियर कि अगर मैं इस रेक्टेंगल के ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेता हूं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। और यही अपन फोर्स निकालने वाले हैं। और ये फोर्स निकालने के लिए मैं एक सबसे पहला काम तो ये करता हूं कि ज़रा ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा अलग से बना लेता हूं, ऐसे, ठीक है। ये रेक्टेंगल को बना लेते हैं। और अब इस रेक्टेंगल के ऊपर कितना फोर्स होगा ये देखो। रेक्टेंगल के डायमेंशंस हमें पता है। हमें पता है कि इस रेक्टेंगल की हाइट हो जाएगी h, और इसका ये हाफ लेंथ जो है ये रेडियस r के बराबर हो जाएगा। नाउ लुक वेरी केयरफुली, ओरिजिनल फिगर में ही मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। किसी अगर इसमें सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट लिया जाएगा, तो हमें पता है कि सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर अगर आप जाओगे तो प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा कि हम जो सिंपली कर देते थे कि प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया कर दोगे, वो चीज़ नहीं चलेगी, बिकॉज ये रोटेटिंग लिक्विड की सिचुएशन है। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन के लिए जैसा मैं कह रहा था कि यहां से अगर मान लो x डिस्टेंस के ऊपर dx थिकनेस की इस तरीके से स्लाइस लेते हैं, यो, ठीक है, ये स्लाइस लेते हैं, तो यू नो दैट कि x डिस्टेंस के ऊपर जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर हम लिख सकते हैं। और ये स्लाइस लेंगे, और इस स्लाइस के ऊपर जो फोर्स df होगा वो df लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करने वाले हैं। लेकिन अभी देखना, थिंग्स आर गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग हियर। सी, x डिस्टेंस के ऊपर हमने dx थिकनेस की स्लाइस ली। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो समस्या ये है कि ये जो पूरी की पूरी आपने स्लाइस ली है, इस स्लाइस के अंदर, ये स्लाइस बड़ी थिन है, लेकिन इस स्लाइस के अंदर भी अगर आप देखो तो ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है। यू नो वेरी वेल कि प्रेशर डेप्थ के साथ साथ भी वेरी होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर अलग होगा, नीचे जाओगे तो रो जी एच वाले फॉर्मूले के हिसाब से प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो यहाँ बड़ी भारी समस्या है। समस्या ये है कि स्लाइस, अगर आप मान लो, चलो अगर मान लो स्लाइस ऐसे ले लेते तो इस स्लाइस के अंदर y कोऑर्डिनेट ज़्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन दिक्कत ये कि r पूरा का पूरा चेंज हो जाता, यहाँ पे भी दिक्कत आती। और उसकी बजाय अगर आपने स्लाइस वर्टिकल ले लिए तो भी समस्या आ रही है। यहाँ पे r में ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, तो वो वाला जो r वाला प्रेशर का कंपोनेंट है एक तरीके से वो कांस्टेंट है, बट h वाला जो कंपोनेंट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। तो दिक्कत ये है कि r और y या x और y दोनों तरफ जाने से प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो देयरफॉर वैसे तो बड़ी भारी समस्या है, लेकिन लकीली हमारे पास इसका बिल्कुल सॉल्यूशन है। आप ये देखो कि हमने देखा था कि अगर r का चक्कर नहीं होता था, रोटेशन का चक्कर नहीं होता था, तो हमने देखा था कि किसी भी प्लेन सरफेस के ऊपर जो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स था वो प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया करके आ जाता था। तो ये जो मैंने रेक्टेंगुलर स्लाइस लिया इस तरीके से, जिसको अभी मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, ये स्लाइस के ऊपर अगर आप देखो तो ये स्लाइस के अंदर रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, dx वेरिएशन हो रहा है विच इज नेग्लिजिबल। तो एटलीस्ट ये ग्रीन वाली स्लाइस के लिए मैं फोर्स इक्वल टू प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया 100% लगा सकता हूं। ये मास्टर स्ट्रोक है और इसका यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो देयरफॉर जो ये स्लाइस मेरे पास आई है, स्लाइस के ऊपर अगर आप फोर्स देखोगे तो ये हो जाएगा प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया।
अब वो अलग बात है कि स्लाइस का एरिया स्मॉल है तो उसको डी ए रखूंगा, बट अल्टीमेटली कंसेप्ट तो वही रहेगा। और आप देख लो कि इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो प्रेशर होगा, मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखाता हूं। ये जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो प्रेशर होगा वो अभी हम लिखने वाले हैं। प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास, आप देखो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो प्रेशर है वो हो जाएगा, यहाँ टॉप से आते हैं, टॉप पॉइंट के ऊपर प्रेशर था पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे आ जाओगे तो रो जी एच बाई टू बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं सारे के सारे प्रेशर्स लिखता जाता हूं टू मेक द थिंग्स क्लियर। ये प्रेशर है पी नॉट। अब अगर नीचे आओगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा इस जगह पे प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू वर्टिकल जाने से। और फिर उसके बाद जब रेडियल जाओगे तो वो आपका जो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर वाला टर्म होता है वो और आ जाएगा। तो यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू ये तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये टर्म आपके पास और आ जाएगा। तो देयरफॉर जो स्लाइस का सेंटर ऑफ मास है ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर हमने प्रेशर का जो एक्सप्रेशन था, बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है लेकिन वो जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो हमने लिख लिया है। तो इसको जरा मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, रफ फर्क थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, ये आ जाएगा आपके पास डी एफ। तो डी एफ की वैल्यू तो अपने पास आ गई इस तरीके से, दिस इज द स्मॉल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द स्लाइस। और मजेदार बात यह है कि वैसे तो शायद हमें यहां 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता, लेकिन ये वाला जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज उस इंटीग्रेशन के रिजल्ट को ही हमने यहाँ पे डायरेक्टली लगा दिया। तो आइडियली अगर आप देखोगे तो ये प्रॉब्लम में 2 बार इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं छुपे हुए तरीके से तो लग रहा है, लेकिन हमें करना नहीं पड़ रहा बिकॉज ये रिजल्ट तो हमें ऑलरेडी पता था। लेकिन याद ये भी रखना कि पीसीएम इंटू एरिया जो था ये भी इंटीग्रेशन से रिजल्ट आया था, जो हमने डायरेक्टली यूज कर लिया और बड़ी चालाकी से। अब खाली एक बार इंटीग्रेशन करके अपना काम हो जाएगा, बस इसमें एक चीज मिस नहीं करनी है और वो है डीए। पीसीएम तो मैंने लिख दिया था, अभी ब्रैकेट में लिख कर दिया उसको। और एरिया आप देख लो, स्लाइस का एरिया इज वेरी सिंपल, स्लाइस का एरिया हो जाएगा हाइट मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स। और सिंपल सा काम बचा हुआ है इसके बाद, अब कुछ नहीं है। कंसेप्ट मेनली जो प्रॉब्लम का था वो हमने 100% देख लिया है। अब इसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि हमें ये जो एक्सप्रेशन मिल गया है, बस अब इस एक्सप्रेशन को सीधे सीधे इंटीग्रेट मारना है। इंटीग्रेट मार देंगे तो अपना काम 100% हो जाएगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, बट आप ये देखो कि रोटेशन वाली कंटेनर्स जो होते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग होते हैं। कंटेनर्स अगर रोटेट कर रहे होते हैं तो उसमें कई सारे पुराने आइडियाज नहीं चलते। जैसे हम पीसीएम इंटू एरिया अगर पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर लगा देते तो गड़बड़ जाती, बिकॉज प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया का जो आइडिया था वो सिंपल इस तरह की सिचुएशन में तो चल रहा था जहां पे आपका सिंपल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह लग रहा था ग्रेविटी की वजह से, लेकिन कंटेनर रोटेट कर जाएगा तो वो नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी स्लाइस के ऊपर हम वो आइडिया लगा के फिर आगे एक्सप्रेशन लिखते जा रहे हैं। नाउ लेट मी नॉट टॉक हियर एंड देयर, अब सीधे सीधे अब इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। अब आप देख लो कि फोर्स अगर आपको चाहिए तो ये जो एक्सप्रेशन आ गया, बस अब इसके बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो लेट अस डू दैट। एक्स की वैल्यू आप देख लो, एक्स मतलब ये जो स्मॉल आर जो था इसी को मैंने एक्स बोला था। तो एक्स अगर आप देखोगे तो 0 से लेके कैपिटल आर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और उसी का डबल कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये फोर्स अगर आपको चाहिए तो लेट मी राइट दैट हियर ओनली। फोर्स अगर आपको चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके कैपिटल आर तक खाली इंटीग्रेट करने से आधा फोर्स आएगा, तो इसका ट्वाइस कर दोगे तो आपको टोटल फोर्स आ जाएगा। तो देयरफॉर 2h तो बाहर रखते हैं और अंदर हम इंटीग्रेशन अपना चालू कर देते हैं। यू कैन सी कि पी नॉट को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा, रो जी एच बाई टू को इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा, और हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा। तो ये 3 टर्म्स आपके पास आ जाएंगे और x की वैल्यू आप देख लो 0 टू कैपिटल R हो जाएगी। एंड ठीक है, अब लिमिट्स डाल लेना, लिमिट्स डाल के आप इसको सॉल्व कर लो तो यू कैन इजीली सी कि हमने लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। और वो ये थी कि एक रोटेटिंग कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है और उस पानी की वजह से
एक हाफ के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमने निकाले। एंड दिस इज अ रादर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज आगे चल के इसी में इलास्टिसिटी और दूसरे आइडियाज लगा के ये निकाला जा सकता है कि कितनी ओमेगा के ऊपर सिलेंडर फट जाएगा, ऐसे फट जाएगा या उसका बॉटम अलग हो जाएगा, कौन सा चीज पहले होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बहुत सारी चीजें आगे चल के और निकाली जा सकती है। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक्स में अपन इतना ही देखेंगे कि ये फोर्सेस कैसे निकाले जाते हैं। तो कहाँ पे हैं अभी हम इस चीज के ऊपर है कि प्रेशर के आइडियाज हम सारे देख चुके हैं, प्रेशर कैलकुलेशन, और अब उसका हम ये देख रहे हैं कि उस प्रेशर की वजह से फोर्सेस कितने लगते हैं। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस प्लेन सरफेस पे कितना लगेगा, कर्व सरफेस पे कितना लगेगा, रोटेटिंग लिक्विड्स के केस में किस तरीके से लगेंगे। वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स टिल नाउ। कट।